दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। किसी भी संख्या के इकाई का अंक तो आप आसानी से देखकर बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होता है। तीसरी क्लास में हमने जाना था इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस क्या है। वहीं किसी एक्सप्रेशन का, अगर किसी दिए हुए पद का, किसी गुणा तथा भाग में दी हुई पूरी एक्सप्रेशन का अगर आपको इकाई का अंक निकालना हो तो वह कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन फंसता है पेपर में। कुछ चीज़ें अगर आपने पहले से पढ़ी हुई हैं तो पेपर में आसान हो जाती हैं, और वही चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी हुई और अचानक से पेपर में सामने आ जाएँ तो फंस जाती हैं। इसमें हम सीखेंगे इस कंसेप्ट में कि क्या क्या वैरायटीज़ हो सकती हैं। पहले आप एक चीज़ समझिए, यूनिट डिजिट होता क्या है। मैंने कोई नंबर लिखा 3879। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, यानी बाईं साइड से जो पहला अंक है वो यूनिट डिजिट कहलाता है। इकाई का अंक इस संख्या में 9 है। अभी इस संख्या में मैं 27 जोड़ दूँ और फिर 28 जोड़ दूँ, तो जोड़ने के बाद मैं क्या देखूँगा, 9 और 7 16 और 8 24। यहाँ 4 आया, हासिल 2 यहाँ चला गया। फिर आप जोड़ेंगे, आप देखेंगे इकाई का अंक 4 आ रहा है। इस पूरी संख्या से इकाई के अंक के बाद इधर संख्या क्या है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस 4 पे। आप जब भी इसे जोड़ेंगे इकाई का अंक आपको 4 मिल रहा होगा। ये तो हुई जोड़ने की बात। यहीं अगर मैं घटाने की बात ले लूँ, 3829 में से आपको घटाना हो 71, तो मान लीजिए जब भी आप घटाएंगे तो इकाई का अंक आपको पूछा जाए कि इस घटाने पर, इस घटाव में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 में से 1 गया तो 8। फिर आपने देखा कि इस 8 के आने में केवल इकाई के अंक का सहयोग है, बाकी बची हुई संख्या का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। ये माइनस में आपने देखा। इसके अलावा गुणा और अब देखेंगे गुणा भाग करके, तो आप पाएंगे कि इकाई का अंक अगर आपको जानना है किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी जोड़ घटाव गुणा भाग का, तो उसमें केवल इकाई के अंक का ही योगदान रहता है। जैसे मैंने 37 गुणा 21 किया तो एक बार गुणा करेंगे 37 आएगा। अब 2 का गुणा जो भी करेंगे वो संख्या यहाँ लिखी जाएगी। यानी गुणा में भी आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक केवल डिपेंड करता है इन दोनों अंकों पर, इस संख्या के और इस संख्या के इकाई के अंक पर। इन दोनों का जो गुणनफल था वही इनका इकाई का अंक यहाँ आ रहा होगा। गुणा में आपने देखा यही सारी चीज़ें हैं। इकाई का अंक जब भी मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं केवल कैलकुलेट करूंगा दी हुई संख्याओं के इकाई के अंक का इस्तेमाल करके। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी दी गई हो, केवल मैं इकाई के अंक के सहयोग से उस संख्या के उत्तर तक, उस सवाल के उत्तर तक पहुंच जाऊंगा, यानी कि इकाई का अंक निकालने में मैं सफल हो जाऊंगा। अब देखिए, ये कुछ सवाल मैंने इस किनारे पे लिखे हुए हैं। इन सवालों की मदद से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा इकाई का अंक किसी भी दी हुई एक्सप्रेशन का कैसे निकालते हैं, और कैसे पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, और किस तरह से इनडायरेक्टली इसका यूज़ करके हम अपना टाइम कम कर सकते हैं एग्ज़ाम में। पहला सवाल आप देखेंगे। पहले सवाल में आप देखिए, इकाई का अंक पूछा है एक एक्सप्रेशन का। जब भी एक्सप्रेशन होगी, साधारणतः ऐसी एक्सप्रेशन जब दी गई हो तो उसे निकालना बहुत आसान है। थोड़ा सा उसे टफ क्वेश्चन करना होगा तो वो इस तरह की संख्या पावर में दे देगा, और टफ करना होगा तो कुछ और चीज़ें वो उसमें ऐड करेगा। सारी वैरायटीज़ हम देखेंगे यहाँ क्वेश्चंस की। पहला वाला क्वेश्चन लेता हूँ। अभी मैंने बताया इकाई का अंक अगर कैलकुलेट करना है तो केवल इकाई के अंक से मतलब रखेंगे। यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, 8 और 3 का गुणा करेंगे, इकाई का अंक मुझे 4 मिल रहा होगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन के इकाई का अंक 4 मिलेगा। बीच में यहाँ प्लस लगा हुआ है और इसका इकाई का अंक 7 है, यानी कि 7 और 4 11 जब आप जोड़ रहे होंगे तो 11 के इकाई का अंक 1 आ रहा होगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन के सभी इकाई के अंक जब आपने लिए तो आपको अंत में मिला 1, यानी कि इस एक्सप्रेशन के इकाई का अंक 1 आ रहा होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। वो चीज़ क्या है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, जो भी संख्या पूर्ण वर्ग है उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं, इसे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी संख्या होगी, किसी भी संख्या के जब आप वर्ग निकालेंगे, किसी भी संख्या का मान लीजिए मुझे वर्ग निकालना है, तो उस संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 8 और 9 ये नंबर मुझे मिल सकते हैं। अब आप देखिए, अगर इन संख्याओं के आप पूर्ण वर्ग करें, मान लीजिए 10 है, यहाँ 100 है, 1000 है, कोई भी संख्या है, 20 है, 30 है, जिसके लास्ट में 0 है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो रहा होगा। अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक भी आपको 0 मिल रहा होगा। एक किसी संख्या के लास्ट में है, उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा एक ही आएगा। मान लीजिए 11 का वर्ग करना है 121, 1 का वर्ग तो 1 होता ही है, 21 का वर्ग करना है, यानी किसी भी संख्या के लास्ट में 1 आ रहा होगा तो उसका जब आप इकाई का अंक कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 आएगा। मान लीजिए किसी संख्या के अंत में 2 आ रहा है, उसका इकाई का अंक निकालेंगे तो वो क्या रहेगा, हमेशा 4 रहेगा, क्योंकि 2 किसी भी संख्या के अंत में है। और जब आप उसका इकाई का अंक निकाल लें, मान लीजिए ये मैंने डिजिट लिखी, ये 22 गुणा 22 है, जब भी आप इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, इकाई का अंक हमेशा 4 आ रहा होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये शायद आप समझते होंगे। 3 का वर्ग आप करेंगे तो इकाई का अंक 9 मिलेगा, 4 का करेंगे तो 6 मिलेगा, क्योंकि 4 चौक 16, इकाई का अंक 6 मिलेगा। 5 का करेंगे तो 5 ही मिलेगा, 6 का करेंगे तो 6 ही मिलेगा, 7 का करेंगे तो 9 मिलेगा, 8 में 4 मिलेगा और 9 में फिर से 1 मिल रहा होगा। तो मैंने ये चीज़ देखी कि 0 1 4 9 6 5 1 4 9 6 5 यही डिजिट हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पे मुझे बार बार रिपीट होकर दिखाई पड़ रही हैं। तो इस
तो इस बात से मेरी समझ में क्या आना चाहिए, मेरी समझ में एक छोटी सी चीज़ आनी चाहिए कि जब भी किसी भी संख्या का वर्ग किया जाएगा तो इकाई में आने वाली डिजिट क्या हो सकती हैं। 0 इकाई में आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 के बाद 9 आ सकता है, 6 आ सकता है और 5 आ सकता है। यहाँ मैं ले लेता हूँ, 4 के बाद 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है। यानी कि ये वो डिजिट हैं 01469, 01469। इसके अलावा और कोई संख्या वर्क करने पर, और कोई डिजिट वर्क करने पर इकाई के स्थान पर नहीं आ सकता। तो बस इतनी सी बात मैं समझाना चाह रहा था कि किसी भी संख्या का अगर आप वर्क करेंगे तो जो संभावना है वर्ग की इकाई के डिजिट आने में, वो यही है कि जो डिजिट मैंने यहाँ लिखी हैं, किसी भी संख्या का वर्क करने पर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। क्या नहीं आ सकता? किसी भी संख्या का अगर आप वर्क करें तो कौन कौन सी डिजिट उसमें नहीं आएंगी। 0 आया, 1 आया, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। 8 हमेशा क्यूब करने पे आ सकता है लेकिन वर्ग में नहीं आएगा। यानी किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, 0, 1, 4, 6, 9 हो सकती हैं। और कभी भी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। ऐसा सवाल पेपर में बहुत बार आता है, वो पूछ लेता है सीधा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो जब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा तो वहाँ पर ये टेक्निक काम करेगी। मान लीजिए 4 ऑप्शन हैं तो पूर्ण वर्ग में वो कम से कम 1 या 2 ऑप्शन ऐसा दे देगा जिसका लास्ट की डिजिट इन चारों में से कोई होगी, और इसे देखकर आप पता लगा लेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। और ऑप्शन एलिमिनेशन में ये टेक्निक आपके काम आएगी। तो सवाल यही पूछ रहा है मुझसे कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता। तो कौन सा नहीं हो सकता भाई? 4 हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। 6 हो सकता है, आपने 4 देखा, आपने देखा हाँ भाई 2 का वर्ग हो सकता है, 4, 12 का वर्ग 144, 4 आता है। 6 हो सकता है, हाँ भाई 6 का वर्ग करते हैं 36 आता है। क्या 8 हो सकता है? चेक कर लेते हैं। फिर मैंने 9 को देखा, 3 का वर्ग करके देखा तो 9 आ गया। यानी कि मुझे केवल एक संख्या 8 ऐसी मिली जो कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक नहीं हो सकता। इतना छोटा सा सवाल था और ये पेपर में पूछा गया था। सकता है ऐसा ही कोई सवाल दोबारा पेपर में पूछ लिया जाए। इन 2 सवालों के माध्यम से जो मैं चीज़ें आपको सिखाना चाह रहा था, मुझे उम्मीद है वो आप सीख गए होंगे। जो नंबर मैंने यहाँ लिखे, आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिपीट करके इन नंबर को अपने नोट्स आप जहाँ बना रहे हैं वहाँ चाहें तो लिख लें। आइए अगला जो मैं कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ वो छोटी सी बात है। देखिए गुणा करने पे, प्लस करने पे, जब भी गुणा और प्लस एक्सप्रेशन में आएंगे आप उसमें नहीं फंसेंगे, आप आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए माइनस अगर एक्सप्रेशन में आ गया तो कैसे आप उसे सॉल्व करेंगे? एक तो सिंपल आ गया, मान लीजिए 7, 8, 9 ऐसी कोई संख्या, इसके आगे कुछ भी दे रखा है, माइनस के 2, 3, 4 ऐसे करके इसके आगे कुछ भी दे रखा है। तो आपसे पूछ ले इकाई का अंक क्या होगा, तो आप सिंपल 9 में से 4 घटाएंगे, कहेंगे इकाई का अंक 5 होगा। मान लीजिए इसी का उल्टा आ जाए, मान लीजिए 7, 3, 4, 3, 1 एक संख्या है, उसमें से कहिए 7, 8, 9 को आप माइनस करिए। अब बताइए इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं, और जहाँ जहाँ आप फंस सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम से पहले बताना हमारा फ़र्ज़ है। एक टीचर का फ़र्ज़ है कि एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ उसका स्टूडेंट फंस सकता है, वो सारी चीज़ें पहले से उसे बता दे ताकि स्टूडेंट मेंटली तैयार रहे हर एक सिचुएशन के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए आप 1 में से 9 घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि -8 बचा है। एक तो तरीका ये है, आप कहेंगे -8 बचा है, क्या कभी भी इकाई का अंक -8 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो -8 तो इसका उत्तर नहीं है, तो क्या उत्तर होगा? ये आइए अभी मैं समझाता हूँ आपको। जब भी इस घटाव को, जब भी इस सब्सट्रैक्शन को आप कर रहे होंगे तो आप एक चीज़ जानते हैं, जब भी पहली वाली संख्या यानी कि इकाई वाली संख्या जिसमें से हम दूसरी संख्या को घटा रहे हैं, उस संख्या का अंक अगर छोटा है, उस संख्या की डिजिट छोटी है, तो हम बोरो लेते हैं दूसरी संख्या से। यानी कि जब हम 3 से यहाँ बोरो लेंगे तो ये 11 हो रहा होगा, और 11 में से जब आप 9 को घटाएंगे तो इकाई का अंक यहाँ 2 आ रहा होगा। ये छोटी सी बात थी, मैं आपको समझाना चाह रहा था। मान लीजिए कभी आपको ध्यान ना रहे, बोरो लेने का ध्यान ना रहे, तो आप क्या करेंगे? आपका उत्तर अगर नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आपका इकाई का अंक आ रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आप उसमें 10 जोड़ देंगे। जैसे ही आपने 10 जोड़ा, उत्तर आपका 2 आ गया। हमेशा याद रखेंगे क्योंकि हम डेसिमल प्रणाली में, डेसिमल सिस्टम में काम करते हैं, इसलिए जब भी नेगेटिव आएगा हम 10 जोड़ देंगे। और या फिर आप मोटा मोटा सा समझना चाहें, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं समझना चाहते तो इतना समझें, क्योंकि माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बोरो लेते हैं वो यहाँ नहीं लिया गया है। तो आप बोरो लेंगे यानी 10 बोरो में आता है, इसलिए मैंने इसमें 10 जोड़ दिया है, तब मेरा उत्तर प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, सही उत्तर आएगा। उम्मीद है ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। अगले सवाल की तरफ आपको ले चलता हूँ। चाहें तो ये चीज़ें आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं, चाहें तो वीडियो पॉज करें फिर नोट कर लें। सवालों को करने की कोशिश ज़रूर करें। एक बार जो सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इन सवालों को वीडियो पॉज करके आप एक बार पढ़ा करें, एक बार कोशिश किया करें कि इनको आप खुद से सॉल्व करें। एक आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप कोई मोटर बाइक पे स्टंट करने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं, मोटर बाइक चलाने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं, और आपको मोटर बाइक चलानी नहीं आती, आपको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती। जब आपको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती और आपके कोई बड़े जो आपको सिखाते हैं, वो जब मोटरसाइकिल चलाते हैं आपको देख के बड़ा मज़ा आता है ना। स्टंट बाज को मोटरसाइकिल पर जब हम स्टंट करते हुए देखते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, हमें लगता है क्या कमाल का स्टंट कर रहा है, हम तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन क्या उसे देखने से
हमें बाइक चलानी आ जाती है? क्या उस स्टंटबाज को केवल देखने से हमें स्टंट करना आ जाता है? नहीं, उसके लिए हमें कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें बाइक पे चढ़ना पड़ता है, गियर डालना पड़ता है, क्लच छोड़ना पड़ता है, रेस देनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप आपको सीखने पड़ते हैं। कभी कभी आप गिर पड़ते हैं, गिर के आपके घुटने चल जाते हैं। ये सारी प्रोसेस में रिस्क जब तक आप नहीं लेंगे, जब तक आप नहीं सीखेंगे। इसलिए ऐसे समझिए कि एक स्टंटमैन यहाँ बोर्ड पर आपको सवाल करके दिखा रहा है, देखने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है। सवाल 10-10 सेकंड में, 15-15 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, आपको देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। आप कह रहे हैं वाह क्या लॉजिक निकाला है, क्या टेक्निक निकाली है। लेकिन जब तक आप स्वयं इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वयं यूज़ नहीं करेंगे, अपना कलम नहीं पकड़ेंगे, अपनी मोटरसाइकिल की क्लच नहीं पकड़ेंगे, हैंडल नहीं पकड़ेंगे, स्टीयरिंग पे जब तक आप नहीं बैठेंगे, तब तक आप चलाना नहीं सीखेंगे। इसलिए जो भी सवाल स्क्रीन पे है, पहले उसे पॉज किया करें, पढ़ें, करने की कोशिश करें। जब आपसे नहीं होता या आप अपना दिमाग लगा चुके हों, तब आप देखें कि इसका क्या सोल्यूशन है, इसे किस तरह से और सॉल्व किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, इन सवालों के बीच में मैंने 2 लाइन लिखी हुई हैं। इस वाली लाइन को आप देखिए, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था तो मुझे इस वाले लॉजिक पर, इस वाले कॉन्सेप्ट पर कोई क्वेश्चन नहीं मिला, तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन बना के लिख दिया। ऐसे ही यहाँ एक क्वेश्चन बना के लिख दिया, ताकि मैं तुम्हें सारे कंसेप्ट समझा सकूँ। जो कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं आया है, मान लीजिए आगे आ सकता है, जिसकी संभावना है, वो भी मैं आपको समझा पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये अलग से लिख दिया है। इस वाले सवाल को देखिए, जो इस वाले पहले वाले एरो पे है, इसे मैं ए नाम दे देता हूँ, इसे बी नाम दे देता हूँ। ए एरो पे जो सवाल है उसे आप देखिए, 259 की पावर 148 है, 23 की पावर 43 है। अब देखिए पावर को कैसे समझें। जब भी संख्या की पावर आ जाए, उसमें हम कैसे बताएं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इस चीज़ को समझेंगे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए 2 की पावर आपके लिए 3 दी गई है और कहे इसका इकाई अंक क्या है, तो आप 2 का गुणा 3 बार कहेंगे इसका इकाई अंक 8 आएगा। यानी मान लीजिए 12 की पावर 3 दी गई हो, आप 12 का गुणा 3 बार करेंगे, 12 गुणा 12 गुणा 12, आप ऐसे लिखेंगे 12 गुणा 12 गुणा 12। आप इकाई के अंक का गुणा करके देखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इकाई के अंक में यहाँ पर 8 आ रहा होगा। लेकिन यही मान लीजिए 12 की पावर वो 3 ऐसे कर दे, मान लीजिए 2 की पावर वो 3333 कर देता है। अब आप 2 का इतनी बार गुणा तो नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, कैसे ऐसे सवाल का उत्तर दें। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। देखिए, जब भी पावर में संख्या दी गई होगी, कोई भी एक्सप्रेशन जब घातों में दी गई हो, पावर में दी गई हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। तो उस एक्सप्रेशन का, उस दी हुई संख्या का, उस दिए हुए पद का कैसे हम इकाई का अंक कैलकुलेट करेंगे, ये आइए मैं आपको अभी सिखाता हूँ। तो अभी आप एक चीज़ जब समझेंगे, अब देखिए किसी संख्या को, इसके लिए हमें समझना होगा कि किसी भी संख्या की जब हम पावर करते हैं तो संख्या का जो उत्तर है उसमें क्या बदलाव होते हैं। संख्या की जब पावर करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है संख्या की पावर करने में। मान लीजिए 2 की पावर में 1 करता हूँ तो ये 2 रहता है, 2 की पावर में 2 करता हूँ तो ये 4 हो जाता है, 2 की पावर 3 करता हूँ तो ये 8 हो जाता है, 2 की पावर 4 करता हूँ, मैं इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ, केवल इकाई का अंक मैं लिखूँगा, 2 की पावर 4 करता हूँ 16 हो जाता है, यानी इकाई का अंक 6 हो जाता है। 2 की पावर जब मैं 5 करता हूँ तो फिर से जब 16 में आप 2 का गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक 2 हो जाएगा। 2 की पावर जब आप 6 करेंगे तो इकाई का अंक फिर से 4 हो जाएगा, 32 गुणा 2 64। जब 2 की पावर आप 7 करेंगे तो फिर से ये 8 हो जाएगा, इकाई का अंक 8 हो जाएगा, 64 दूनी 128, इकाई का अंक 8 आ रहा होगा। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि 2 4 8 6, इसके बाद फिर से ये रिपीट होना शुरू हो गया, 2 4 8, और फिर से 2 की पावर आप 8 करेंगे तो फिर से ये 6 आ रहा होगा इसका इकाई का अंक। तो आपने एक चीज़ देखी कि हर 4 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है। इसी रिपीटेशन को कहते हैं साइक्लिसिटी, इसी रिपीटेशन को कहते हैं साइक्लिसिटी। मुझे उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी कि इकाई का अंक कैसे हमने कैलकुलेट किया, 2 की पावर हमने कैसे बढ़ा कर देखी और किस तरह इकाई का अंक हमें हर बार अलग मिला। और हमने देखा कि हर बार 4 के बाद ये रिपीट हो जाता है, हर 4 पावर के बाद इसकी इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अब क्यों ना हम सभी संख्याओं को देख लें, कोई भी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कोई भी संख्या हो, जब वो संख्या बन रही होगी तो इकाई के अंक में 0 से लेकर 9 तक की कोई डिजिट आ रही होगी। और मैंने अभी बताया जब इकाई का अंक कैलकुलेट करना हो तो केवल हमें मतलब है इकाई के अंक से, संख्या चाहे कुछ भी हो, केवल हम इकाई के अंक के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो क्यों ना हम देख लें, जब हम 0 की पावर करते हैं, 1 की पावर कुछ करते हैं, 2 की पावर करते हैं, 3 की करते हैं, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, यानी कि संख्या अंत में जब ये डिजिट होंगी तो पावर उनकी करने पर क्या हमें निष्कर्ष मिलेगा। 1 पावर करने पे, 2 पावर करने पे, 3 पावर करने पे क्या उसमें आ रहा होगा। एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। ये टेबल आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टेबल केवल आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह ये काम करता है। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ साइक्लिसिटी किसे कहते हैं, ये आप समझ गए होंगे। यानी कि जहाँ से नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए जिस नंबर पे, उस नंबर की साइक्लिसिटी कहते हैं। यहाँ n है, यानी ये नंबर है, n का मतलब नंबर, यानी यहाँ मैं पावर 1 करूँगा, यहाँ मैं पावर 2 करूँगा, यहाँ मैं पावर 3 करूँगा, यहाँ मैं पावर 4 करूँगा और यहाँ मैं पावर 5 कर रहा हूँ। 5 के बाद हर एक नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी 4 के बाद ही संख्याएँ रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए इससे ज़्यादा मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ।
बेसिकली इस टेबल को बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ताकि आपको कंसेप्ट याद रहे, आप हमेशा याद रखें कि जब भी हम पावर वाली कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी पावर में हम 4 का भाग दे के देखेंगे। अब तक आपने देखा भी होगा कि 4 का भाग देते हैं, क्यों देते हैं उसका लॉजिक आज हम समझेंगे। देखिए 0 की पावर आप कुछ भी करेंगे 0 ही आएगा, अंत में हमेशा 0 ही आ रहा होगा। 0 अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो उसकी पावर कितनी भी हो वो हमेशा 0 ही आएगा। लेकिन 0 की पावर अगर 0 हो तो क्या आएगा, ये आपके लिए सवाल है। अगला आप देखिए 1 की पावर आप कुछ भी करें, 1 की पावर 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, और या किसी संख्या के लास्ट में 1 आ रहा हो उसकी आप कितनी भी पावर करते जाएं उसके अंत में हमेशा 1 ही आएगा। 2 के साथ हमने अभी देखा 1 पावर करने पे 2 रहेगा, 2 पावर करने पे 4 हो जाएगा, 3 पावर करने पे 8, 4 पावर करने पे 6 और फिर से 2 हो जाएगा। और जैसे ही आप पावर बढ़ाएंगे ये वाली चीज़ रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि ये हर 4 पे रिपीट होगा। 3 की पावर 1 करें 3 होगा, 3 की पावर 2 करेंगे 3 9 होगा, 3 की पावर 3 करेंगे 27 7 होगा, फिर 3 की पावर 4 करेंगे 81 1 होगा, फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 3 की पावर भी हर 4 के बाद रिपीट कर रही है। 4 की पावर 1 करेंगे 4 होगा, 4 की पावर 2 करेंगे 6 होगा, 4 चौक 16 है, 4 की पावर 3 करेंगे फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। यानी कि हम देखेंगे 4 की पावर जो है वो हर 2 के बाद रिपीट कर रही है। 5 की पावर आप कितनी भी करें, 5 की पावर 1 करें 25 25 बन जाए 125 625 यानी कि 3125, ऐसे करके हर संख्या के अंत में 5 आ रहा होगा। यानी 5 की पावर कोई भी संख्या हो, 1 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 5 की अगर कोई पावर है तो उसके अंत में हमेशा जिस संख्या के अंत में 5 है उसकी कितनी भी पावर आप कर लें उसके अंत में हमेशा 5 ही आएगा। यही 6 के साथ है। 6 की पावर आप जितनी भी करें, किसी संख्या के अंत में 6 है उसकी आप जो मर्जी चाहे पावर ले लें, उसका गुणा करके देख लें, हमेशा 6 ही आएगा। 7 के करने पे भाई क्या होता है, 7 की पावर 1 पे 7 होता है, 7 की पावर 2 पे 7 7 49 9 होता है। 7 की पावर 3 करने पे क्या होता है, 3 आ जाता है। 7 की पावर 3 करने पे 243 3 आ जाता है। वहीं 7 की पावर 4 करने पे 7 1 आ जाता है। 7 की पावर 5 करने पे फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। यानी मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि 7 की पावर भी हर 4 के बाद रिपीट होती है। किसी भी संख्या के अंत में 8 आ रहा है उसके साथ क्या होता है देखते हैं। 8 की पावर 1 करेंगे 8 आएगा, 2 करेंगे 8 8 64 4 आएगा, 3 करेंगे 8 32 2 आएगा, और 4 करेंगे तो 8 दूनी 16 6 आएगा, और 5 करेंगे तो 8 6 48 8, यानी फिर से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये हर 4 के बाद रिपीट होगा। 9 के साथ क्या है, 9 बिल्कुल 4 की तरह है। 9 की पावर 1 करेंगे 9 रहेगा, 2 करेंगे 1 आ जाएगा, 81 1, फिर 9 होगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। ये चीज़ें आप चाहें तो करके देख सकते हैं। n की पावर 5 तक मैंने लिया है, n की पावर 6 7 8 ही आप करके देखें क्या सच में सारी संख्या रिपीट हो रही हैं। निश्चित ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें सब करके देख चुके हैं, सब जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर साइक्लिसिटी 4 वाला कंसेप्ट काम करता है। मैं इस टेबल को थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा ऊपर से, और मैं कुछ चीज़ें लिखना चाह रहा हूँ आपके सामने जो कि पेपर में यूज़ होंगी, जो कि हमारा समय बचाने में पेपर के समय यूज होंगी। ऐसी कौन कौन सी संख्याएँ हैं, इनमें देखो ऐसी कौन कौन सी संख्याएँ हैं जिनकी पावर हम जो मर्जी ले लें, लेकिन उनकी डिजिट कभी बदलती नहीं है। एक तो हमने 0 में देखा, 1 में देखा, 5 में देखा और 6 में देखा, यानी 0 1 5 और 6 ऐसी संख्या हैं। इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा इनके अंत में यही संख्याएं रहेंगी। जो मर्जी आप इसकी पावर कर लें, अंत में यही संख्याएं रहेंगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 है। साइक्लिसिटी 1 का मतलब ये हर बार वही नंबर आता है, हर बार रिपीट। 0 1 5 6 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनकी पावर चाहे कुछ भी हो, इनका इकाई का अंक कभी नहीं बदले। संख्या के लास्ट में 0 1 5 4 होगा, उसकी पावर कितनी भी रहे, उसका इकाई का अंक हमेशा यही रहेगा। तो इस टेबल के माध्यम से, इस टेबल को बताने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं थी। इस टेबल के माध्यम से बस मैं आपको इतना समझाना चाहता था कि किस नंबर की साइक्लिसिटी 1 है। साइक्लिसिटी जो मैंने अभी आपको बताई, किस नंबर की साइक्लिसिटी 1 रहती है। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनकी 2 है, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनकी 4 है। अच्छा, वो संख्याएं कौन सी हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 है? साइक्लिसिटी 2 का मतलब जिनका मान, जिनके इकाई का अंक हर 2 पावर के बाद बदलता है। हर 2 पावर के बाद किस किस का बदला था? एक तो 4 ऐसी संख्या थी जिसका हर 2 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हुआ था। इसके बाद 9 एक ऐसी संख्या थी जिसका हर 2 पावर के बाद बदल रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 4 और 9, 4 और 9 2 ऐसे नंबर हैं जिनके इकाई का अंक सम पे कुछ और होगा, विषम पे कुछ और होगा। यानी कि केवल 2 इनकी साइक्लिसिटी, हर 2 के बाद ये रिपीट करते हैं। इसके अलावा वो कौन कौन से नंबर हैं जो हर 4 के बाद रिपीट करते हैं? यानी बचे हुए सारे नंबर 2 3, इसके बाद 7 और 8, 2 3 7 8 ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर हर 4 के बाद रिपीट करती है। तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, जब भी हम इकाई का अंक कैलकुलेट करते हैं तो घात में 4 का भाग देते हैं। वो 4 का भाग क्यों देते हैं? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं अगर समझ में आई है तो एक चीज़ और समझिए कि मान लीजिए किसी संख्या की साइक्लिसिटी 1 है, यानी कि उसकी पावर हर 1 के बाद रिपीट हो रही है। कुछ संख्या ऐसी हैं जिनकी पावर हर 2 के बाद रिपीट हो रही है। देखिए
ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनकी पावर हर बार सेम रहेगी, इनकी हर 2 के बाद रिपीट होगी, इनकी हर 4 के बाद रिपीट होगी। तो क्या इन सब के लिए मैं एक रूल नहीं बना सकता? इन सब के लिए मैं एक रूल बना दूंगा कि भाई 4 का भाग जितनी भी पावर आए उसमें हम 4 का भाग देके देख लेंगे। 4 का भाग देके क्यों देख लेंगे? जो चीज़ हर बार रिपीट हो रही है, हर बार वही आ रही है, तो वो हर 4 पे भी तो रिपीट होगी। जो चीज़ हर 2 पे रिपीट हो रही है, 4949 हर 2 पे रिपीट हो रही है ना, तो मैं कह सकता हूँ हर 4 पे भी तो रिपीट होगी। इसलिए मैंने एक सिंपल सा रूल बना लिया, यूनिवर्सल रूल बना लिया सबके लिए कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या लास्ट में आ रही हो, उसकी कोई भी पावर हो, उसमें मैं 4 का भाग देके देखूंगा। जो शेषफल बचेगा केवल उसी के साथ मैं चेक करूंगा। तो उम्मीद है आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। ये मैं रफ कर देता हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो मैंने टेबल अभी बनाई उस टेबल को आप बनाकर देखें एक बार अपने हाथों से। अपने हाथों से जब आप टेबल बना के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ बस आप याद रखेंगे, टाइम कम करने के लिए, पेपर में कम समय लेने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि 0, 1, 5 और 6 4 ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक वही संख्या आ रही होगी। इसके अलावा 4 और 9 का अगर आप याद रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रख पा रहे हैं तो सीधा 4 से भाग दें, 5 से 6 सेकंड आपके ज़्यादा लगेंगे, लेकिन उत्तर आपका सही आ रहा होगा। और बची हुई संख्याओं में 4 का भाग तो आपको देना ही है। अब लेके चलता हूँ आपको सवालों पे। ये सवाल देखिए जो आपके सामने है। सवाल नंबर 3 में क्या कहा है कि 1001 की पावर 2008 है और 1002 इसमें जोड़ रहा है, कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जिस भी संख्या के लास्ट में 1 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, हमेशा लास्ट में उसका इकाई का अंक 1 ही होगा। तो जब इस पूरी एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके इकाई का अंक 1 आ रहा होगा। 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 इसके इकाई का अंक बन रहा होगा। इसके अलावा अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल चौथा सवाल देखिए। चौथे सवाल में कह रहा है 2467 की पावर ये है और 341 की पावर 72 है। 153 और 72 पावर दे रखी है, इकाई का अंक पूछ रहा है। सिंपल वो चेक करना चाह रहा है कि आपने यूनिट डिजिट जो टॉपिक है वो पढ़ा है कि नहीं। इसमें आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा। अगर आप इसे करने बैठेंगे 2 दिन आराम से लग जाएंगे आपको। तो आप क्या करेंगे, 7 की पावर 153 देखेंगे और दूसरा 41 में 1 की पावर 72 देखेंगे। दूसरी वाली एक्सप्रेशन में तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इस एक्सप्रेशन में इकाई का अंक 1 ही आ रहा होगा। इस एक्सप्रेशन को आप चेक कर लेंगे। इस एक्सप्रेशन में भाई इकाई का अंक क्या होगा, उन दोनों का गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। 7 की पावर मैंने क्या बताया था, 7 एक ऐसा नंबर है जिसकी साइक्लिसिटी 4 है, यानी कि हर 4 के बाद रिपीट होती है, इसीलिए हम 4 का भाग देते हैं। तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब भी शेषफल क्या बचेगा, जब आप किसी संख्या को 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, या तो पूरा कट जाएगा यानी शेषफल 0 बच रहा होगा पूरा कटने में। दूसरी कंडीशन में शेषफल 1 बच रहा होगा, शेषफल 2 बच रहा होगा, शेषफल 3 बच रहा होगा। क्या 4 का भी शेषफल बचेगा? 4 का भी शेषफल नहीं बचेगा। तो इतना सा आप याद रखेंगे। इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन स्टूडेंट को हो जाता है 0 आने पर कि अगर उसका भाग पूरा चला गया, शेषफल कुछ आया नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करें। तो जब भी 0 आएगा तो आप उसे 4 ले लेंगे, आप समझेंगे कि वो 4 ही आ रहा है। जब पूरा भाग जाएगा तो हमें घात उसकी 4 की तरह ट्रीट करना है, घात को 4 मान लेंगे। और इसमें अगर कन्फ्यूजन हो, मान लीजिए आपको 2 की पावर 4 के साथ, अगर आप कहीं भी कन्फ्यूज हो पेपर में तो 2 की पावर उतनी करके देख लें। किसी भी संख्या की पावर थी, 4 से आपने भाग दिया, पूरा कट गया, आप कन्फ्यूज हो गए, तो 2 की पावर 4 में देख लें और भाग दे के देखें। क्या भाग देने पे आप 0 मान लेते पावर? नहीं। क्या 1 मान लेते? नहीं। यानी कि भाग देने पर जब पूरा चला जाएगा, 0 शेषफल बचेगा, तो उसकी पावर आप 4 मान लेंगे, सिंपल। तो शेषफल जब 1 बचेगा यानी कि जो भी संख्या है उसकी पावर 1 ले लेंगे। 2 बचेगा तो पावर 2 ले लेंगे, 3 बचेगा तो पावर 3 ले लेंगे, और जब कुछ भी नहीं बचेगा तो पावर उसकी हम 4 मान के चलेंगे। उम्मीद है इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं इस सवाल को देखिए कैसे करता हूँ। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया था। जब भी किसी भी संख्या में 4 का डिवाइड करना है, चेक करना है संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम पूरी संख्या में भाग न देके केवल लास्ट के 2 अंकों में भाग देते हैं। तो यहाँ भी हम वही टेक्निक अपनाएंगे, समय को बचाएंगे, केवल लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देके देखेंगे। 4 का भाग जब आप 53 में देंगे तो 4 1 4, 1 बचा 13, 4 3 12, 1 बच रहा होगा, यानी 7 की पावर 1 गुणा 1 की पावर भी 72 थी। 72 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही आएगा, तो 7 गुणा 1 का अंक इसका क्या आ रहा होगा, मैं उत्तर तक पहुंच जाऊंगा। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। 22 की पावर 23 दे रखा है और कई पेपर में ये सवाल आ चुका है। 22 की पावर 23 के इकाई का अंक क्या होगा। 2 की साइक्लिसिटी अभी मैंने बताई कि 4 होती है, और साइक्लिसिटी आपको ऐसे पर्टिकुलर याद ना रहे किस नंबर की क्या होती है, तो आप यूनिवर्सल लगाएंगे, 4 मान के चलेंगे सबकी, और 4 का भाग देके देख लेंगे। जब 23 में आप 4 का भाग देंगे, 3 शेषफल बच रहा होगा, तो आप देखेंगे 22 में इकाई का अंक लेंगे 2, और जब 23 में 4 का भाग देंगे तो 4 5 20, 3 बच रहा होगा। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, यानी कि इकाई का अंक इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर 8 आ रहा होगा। इस तरह से इकाई के अंक का टेक्निक का इस्तेमाल करके, इसमें केवल एक टेक्निक आपको लगानी है। जब भी 4 का भाग आपको देना पड़े तो आप पूरी संख्या में 4 का भाग देने नहीं लग जाएंगे, आप केवल लास्ट के 2 अंक लेंगे, उसमें 4 का भाग देके देखेंगे, जो शेषफल बच रहा होगा वही शेष होगा। और जब संख्या में पूरा 4 का भाग जा रहा होगा
तो आप 4 उसकी घात लेंगे। सबसे ज़्यादा गलती होती है जब पूरा भाग चला जाता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, पूरा भाग चला जाए यानी 0 शेषफल बचे तो उसकी पावर 4 मानेंगे, और जब शेषफल बचे 1 तो 1, 2, 3, वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान सी चीज़ है। और एक चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि 0, 1, 5, 6 जब आएगा तो साइक्लिसिटी उसकी एक ही होती है, कितनी भी पावर हो वही रहेगा उसके लास्ट में। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊँगा, इसी यूनिट डिजिट के कुछ कंसेप्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे, और क्या क्या सवाल इसके हो सकते हैं, क्या क्या वैरायटी पेपर में हमसे पूछ सकता है, ये देखेंगे अगली वीडियो में।